नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है अस्थमा यानी दमा। दोस्तों, अगर चर्चा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह नए नए वीडियोज़ की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, अस्थमा या दमा यह सांस के नली से संबंधित एक बीमारी है। इसी सांस के नली को हम मेडिकल लैंग्वेज में ट्रकिया कहते हैं। ये सांस के नली में स्वेलिंग आने के वजह से यह नली सिकुड़ जाती है और पेशेंट को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। पेशेंट लेट भी नहीं पाता और थोड़ा सा भी चल नहीं पाता है और पेशेंट के छाती में भारीपन महसूस होता है। ऐसे लक्षण के समूह अगर पेशेंट को होते हैं तो उसे हम अस्थमा या दमा कहते हैं। दोस्तों, अस्थमा यह बीमारी हर एक एज में पाई जाने वाली बीमारी है। छोटे से न्यूबॉर्न बेबी से लेकर ओल्ड एज पर्सन तक की ये बीमारी देखी जाती है और मेल और फीमेल दोनों में यह बीमारी पाई जाती है। दोस्तों, इसके जो कारण है, तो इसका जो मेन कारण है वो जेनेटिकली देखा गया है, यानी हेरिडिटरी कॉज है। यानी हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी का अगर किसी को अगर अस्थमा है तो हमें भी अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ एलर्जिक कंडीशन या एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक सर्दी की वजह से भी आगे चल के दमा हो सकता है। दोस्तों, और बहुत सारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल एलर्जी जैसे कि धूल मिट्टी की एलर्जी, धुएँ की एलर्जी, डार्क परफ्यूम की एलर्जी, कोल्ड एयर की एलर्जी, ठंडा खाने से भी किसी को एलर्जी होती है, तले हुआ खाने के भी किसी को एलर्जी होती है। तो ऐसे एलर्जिक कंडीशन से भी अस्थमा हो सकता है। साथ ही साथ एयर पोल्यूशन की वजह से भी बहुत सारे लोगों को अस्थमा की शिकायत होती है। साथ ही साथ वेदर चेंज की वजह से गर्म में से ठंडे वेदर में चले जाने की वजह से भी बहुत सारे लोगों को, यानी जिसे हम सीजनल चेंजेस कहते हैं, उसकी वजह से भी अस्थमेटिक अटैक आता है। बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग की वजह से भी अस्थमा को ऐसे लोग प्रोन हो जाते हैं। दोस्तों, इसके जो लक्षण होते हैं, इसमें सबसे पहला लक्षण होता है कि हमारी सांस की नली जो है ट्रकिया वो सिकुड़ जाता है और पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और पेशेंट नाक से सांस नहीं ले पाता है तो पेशेंट मुंह से सांस लेने की कोशिश करता है। साथ ही साथ पेशेंट को छाती में भारीपन लगता है, पेशेंट को बलगम, छाती में बहुत सारा बलगम जमा होता है, पेशेंट को ड्राई कफ या वेट कफ यानी सूखी खांसी या गीली खांसी भी रह सकती है। साथ ही साथ पेशेंट बेचैन हो जाता है, पेशेंट को नौशिया रह सकता है। सांस की दिक्कत की वजह से पेशेंट को ड्राइनेस फील होता है मुंह में और गले में, पेशेंट को काफ़ी ड्राइनेस महसूस होता है, पेशेंट बेचैन हो सकता है, पेशेंट को घबराहट महसूस होती है, साथ ही साथ पेशेंट को थकावट महसूस होती है और पेशेंट का खाना पीना और टोटल उसकी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत से बार ऐसे देखा गया है कि ये अटैक्स वेदर चेंज से, यानी ठंडी हवा से और ठंडे पानी से बढ़ते हैं। साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि रात में लेटे टाइम में ये कंडीशंस ज़्यादा बढ़ती है लोगों की। दोस्तों, अलाइड साइंस में इसके लिए पंप्स दिए जाते हैं या स्टेरॉइड्स या कुछ वैसोडायलेटर या जो ब्रोंकिया को डायलेट करते हैं, ऐसे मेडिसिन दिए जाते हैं जो टेम्पररी रिलीफ देते हैं पेशेंट को। लेकिन होम्योपैथिक साइंस में इसके लिए बहुत ही अच्छा और परमानेंट सोल्यूशन है। दोस्तों, होम्योपैथी में इसके लिए ऐसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन हम यहाँ पे हमारी जानकारी के लिए कुछ कॉमन थेरापेटिक दवाई की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट दवाई है आर्सेनिक एल्बम 30। इस दवाई में पेशेंट को मिडनाइट एग्रावेशन होता है, पेशेंट को लेटने से एग्रावेशन तकलीफ बढ़ती है, पेशेंट रेस्टलेस होता है और पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा रहता है। तो ऐसे कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम 30 ये दवाई दिन में 2 या 3 बार 4 ग्लूबिस देने से पेशेंट को धीरे धीरे करके आराम हो जाता है। अगली दवाई है स्पॉन्जिया। इस दवाई में पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, साथ ही साथ पेशेंट को सूखी खांसी होती है और बहुत ही ज़्यादा खांसी, उसको सूखी खांसी से पेशेंट परेशान हो जाता है, पेशेंट बात भी नहीं कर पाता है। तो ऐसे कंडीशन में स्पॉन्जिया 30 4 ग्लूबिस दिन में 2 या 3 बार देने से पेशेंट को धीरे धीरे आराम महसूस होता है। अगली जो दवाई है वो है एंटिमटाड। इस दवाई में पेशेंट के सीने में बहुत ज़्यादा बलगम जमा होता है, पेशेंट को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, पेशेंट का दूर से ही विजिंग साउंड यानी सूं सूं करके जो आवाज़ है, तो हमें दूर से ही पेशेंट की छाती में की सूं सूं आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में एंटिमटाब 30 ये दवाई दिन में 2 या 3 बार लगातार देते रहने से पेशेंट के सीने में का बलगम कम हो जाता है और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस होती है। अगली दवाई है इपिकैक।
इपिकैक 30 यह दवाई ज़्यादातर बच्चों में दी जाती है, जिसमें बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, बच्चे को सूखी या गीली खांसी होती है, बच्चे को नौशिया होता है और ज़्यादातर कि उसका बलगम वोमिटिंग के साथ बाहर निकलता है। तो ऐसे कंडीशन में इपिकैक 30 4 ग्लोबुल्स दिन में 2 या 3 बार देने से पेशेंट को धीरे धीरे करके आराम हो जाता है। अगली दवाई है सैम्ब्यूकस नाइग्रा। इसमें पेशेंट को जनरली ये भी दवाई बच्चों में दी जाती है, जिसमें बच्चों को ड्राई कोराइजा होता है, जिसकी वजह से बच्चे का नाक सूख जाता है, नाक ब्लॉक हो जाता है, साथ ही साथ उसका ट्रकिया भी ब्लॉक हो जाता है और उसको रात के टाइम में, मिडनाइट के टाइम में एग्रावेशन होता है और बच्चा सांस न लेने की वजह से जोर जोर से रोने लगता है। उसको सकलिंग ऑफ निकोल यानी दूध पीते वक्त भी उसकी सांस रुक जाती है और बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में सैम्ब्यूकस नाइग्रा 30 दवाई दिन में 2-3 बार देने से बच्चे को आराम महसूस हो जाता है दोस्तों। अगली जो दवाई वो है डल्कामारा 30। ये दवाई में ठंडी और ड्राई सूखी हवा से पेशेंट की कंडीशन बढ़ती है। तो ऐसे कंडीशन में बीमारी बढ़ने के टाइम में डल्कामारा 30 लगातार देने से पेशेंट को आराम हो जाता है। अगली दवाई है नाइट्रमसल 30। नाइट्रमसल 30 यह एक टिपिकल दवाई है, जिसमें पेशेंट को बादल जिस टाइम आते हैं तो पेशेंट को दमे की शिकायत बढ़ जाती है। डैम्प वेदर में पेशेंट को दमे की शिकायत बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में नाइट्रमसल 30 या 200 पोटेंशियम में वीकली देने से धीरे धीरे करके आराम हो जाता है। 4 ग्लोबुल्स वीकली देते हैं दोस्तों। अगली ये तो कुछ पोटेंसी में दवाई बताई है हमने, साथ ही साथ इसके साथ कुछ मदर टिंचर्स भी हम एडवाइस करते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत ही अच्छा आराम होता है। उसमें सबसे पहला मदर टिंचर है ब्लाटा ओरिएंटालिस। ब्लाटा क्यू यह दवाई 10 से 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 या 3 बार देने से पेशेंट का विजिंग, सांस फूलना और दमे की शिकायत धीरे धीरे करके पूरी तरह से अच्छी हो जाती है। अगली दवाई है सेनेगा क्यू। ओल्ड एज पेशेंट में अगर दमे की वजह से पेशेंट की छाती कमज़ोर हो जाती है तो सेनेगा यह दवाई छाती के लिए, पेशेंट के लंग्स के लिए टॉनिक के जैसा काम करती है और उसको ताकत देके दमे की शिकायत धीरे धीरे करके कम हो जाती है। ये भी दवाई 10 से 15 या 15 से 20 बूंद दिन में 2 या 3 बार आधे कप पानी से के साथ हम देते हैं। अगली दवाई है एस्पाइडोस्पर्मा क्यू। ये दवाई भी लंग के लिए एक टॉनिक की तरह काम करती है और इससे लंग की कैपेसिटी बढ़ती है और पेशेंट की दमे की शिकायत धीरे धीरे करके कम हो जाती है दोस्तों। साथ ही साथ दमे की शिकायत जिस भी पेशेंट को है उनको एलर्जन से दूर रहना, जैसे धूल मिट्टी धुएं से दूर रहना, डार्क फ्रेगनेंस से दूर रहना, ठंडी हवा और ठंडे पानी का परहेज़ करना, ऐसी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ अगर किसी मेडिसिन की वजह से उनको एलर्जिक अस्थमैटिक अटैक आता है मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से, तो ऐसी दवाई से भी पेशेंट को परहेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। और दमा की शिकायत है तो किसी अन्य बीमारी के लिए अगर हम ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो डॉक्टर को बोलना पड़ता है कि हमें दमे की भी शिकायत है, तो डॉक्टर आपको पर्टिकुलर दवाई देने से लिखने से रुक जाएंगे। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।